Hello everyone, I'm Dhruvi here and I'm a first year of medical student and today I'll be sharing you my 2 years of NEET journey कि कैसे मेरे 11th and 12th गए थे because I'm not a dropper तो 11th and 12th की journey I'll share with you and also there were many ups and downs and I bet you that my story will almost same like that of you तुम भी काफ़ी सारे points काफ़ी कुछ जितने भी scenarios मैं मतलब अब शेयर करूँगी तुम उससे रिलेट कर पाओगे एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे साथ जो होती है वो बैकलॉग होता है और रिविजन लैक ऑफ रिविजन होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा भी बैकलॉग था एंड अप्रैल तक मेरा कुछ पूरा सिलेबस बाकी था। तो एट द एंड आई टेल यू दैट हाउ आई कोप अप विद दिस एंड मेरा कैसे मैंने पूरा रिविजन किया एंड कैसे सिलेबस का जो भी मेरा सीन था आई टेल यू एट द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the story of this need started in 2023. So in 2023 April I passed my 10th standard. 10th में मेरे कुछ थे 94 परसेंटेज एंड 99.26 परसेंटाइल। तो मतलब आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन माई क्लास और इन माई स्कूल। जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उन सबको क्लास में मतलब स्कूल में नीचे बुलाया था और जितने भी बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स थे जो मेरी सिटी में मतलब मेरे स्टेट में चलते हैं उन लोगों को बुलाया था। उन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे क्वेश्चंस पूछे कि तुम कैसे तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारे बोर्ड्स कैसे गए, तुम कैसे प्रिपरेशन करे, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, नो स्टफ। तो मेरे 10th में मतलब बहुत अच्छे मार्क थे तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ टॉपर। तो सारे रिलेटिव्स ने फैमिली सब ने बोला कि तू साइंस कर ले तो अच्छा है क्योंकि हमारे में किसी ने बायो नहीं ले रहा, मैथ्स तो नहीं लेना, वो तो मेरा फॉर श्योर था। बट फिर सब ने बोला कि ले लो तो मैंने कहा ठीक है बिकॉज मेरा उतना भी कुछ क्या कहते हैं कि डिसाइडेड नहीं था कि मुझे साइंस ही करना है या कॉमर्स करना है। बट मुझे थोड़ी मतलब साइंस नहीं लेना था, थोड़ा मुझे ऐसे था कि मुझे वो सब्जेक्ट थोड़ा कम पसंद है बिकॉज 10th में जब मेरे साइंस का पेपर था तो मैंने ये बोल कर वो पेपर ख़त्म किया है कि ध्रुवी दिस द लास्ट टाइम यू आर स्टडिंग दिस बुलशिट। इसके बाद साइंस को कभी छूना ही नहीं बिकॉज इधर आई डू आर्ट्स और कॉमर्स और वट एवर, बट साइंस तो मुझे नहीं करना था। बट डेस्टिनी कि मुझे साइंस की तरफ ले गई और फिर मुझे साइंस लेना पड़ा और आई वॉज हैप्पी कि ठीक है सब कह रहे तो कर लेती हूँ। तो मेरे हम सब ने डिसाइड किया कि साइंस लेना है, अब कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका प्री डिसाइडेड था कि उसको साइंस लेना है और उसका एडमिशन एलएन में हो चुका था। अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हम काफ़ी सारे स्टैंडर्ड साथ में थे, 8-10 स्टैंडर्ड हम लोग 9th 10th तक हम साथ में थे। तो फिर उसने एलएन ज्वाइन किया तो फिर ठीक है मैंने भी एलएन ज्वाइन कर दिया, मम्मी पापा को बोला कि करवा दो तो उन्होंने बोला ठीक है, तो एलएन ज्वाइन किया। अब मई 24 को मेरा फर्स्ट डे था एलएन में। अब जब मैं पहले दिन एलएन में गई तो पहले दिन क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना कि तुम्हारा 10th का वैकेशन कैसा रहा, तुम्हारा नाम क्या है, 10th में कितना आए थे, ये वो और वो सब। तो सारे टीचर्स ने ऐसा कुछ किया, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया लाइक लिटरली। बट एक मेरे केमिस्ट्री के टीचर ऐसे थे कि वो आए क्लास में, उन्होंने 5-10 मिनट इंट्रोडक्शन में किया कि कैसे हो, कैसा रहा, तुम्हारा नाम क्या है और स्टफ। उसके बाद उन्होंने सीधा केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया कि केमिस्ट्री में ये कुछ एटम वाला कुछ चैप्टर पढ़ा रहे थे, मुझे याद नहीं है बट कुछ ऐसा सर्कल एन पी वो सब कुछ ड्रॉ किया था उन्होंने और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली ज़ीरो। और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे बाजू में जितने भी बैठे थे उन सबको आ रहा था, वो सबको समझ भी आ रहा था, वो सब मतलब हँस कर आंसर दे रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, सब माहौल एकदम खुश एक्सेप्ट मी। मैं अकेली ऐसी थी जो एकदम सैड डिप्रेस्ड काइंड ऑफ थोड़ी रोने जैसी हो गई थी, सिर्फ अकेली मैं ऐसी थी, बाकी सबका मूड एकदम अच्छा था मेरे अलावा। उसके बाद कुछ जब हाँ जब वो लास्ट लेक्चर था, फिर उसके बाद जैसा ही वो लेक्चर ख़त्म हुआ मैं सीधा गई नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास कि देख भाई मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है और मुझे सारी फ़ीस रिफ़ंड चाहिए क्योंकि मेरे पापा ने पूरी फ़ीस साथ में पे कर दी थी। तो मैंने बोला कि मुझे फ़ीस रिफ़ंड चाहिए क्योंकि मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ 10 दिन तक अगर तुम कैंसिल करवा देते हो तो तुम्हारे सिर्फ 20,000 डिडक्ट होंगे, रेस्ट पूरी फ़ीस तुम्हें मिल जाएगी जितने भी आई डोंट नो। तो ये सारे तुम्हें फ़ीस वापस मिल जाएगी, सिर्फ तुम्हारे जो 20,000 वो डिडक्ट हो जाएंगे और अगर उससे ज़्यादा लेट किया तो 20 के 30-40 ऐसा कुछ होते रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश। मैं घर पे गई, मैंने सब बोला कि पापा मुझे बहुत रोना आया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे साइंस नहीं करना है, आप एडमिशन कैंसिल करवा दो प्लीज़, 20,000 जाएंगे बट मेरा फ्यूचर तो बच जाएगा, मुझे नहीं करना है।
तो फिर जैसे तैसे करके पापा को मैंने बात की, मम्मी भी थी, तो मम्मी ने बोला कि 10 दिन है तेरे पास, तू 9 दिन तक जा, देख कैसा रहता है, 10वें दिन हम तेरा एडमिशन कैंसिल करवा देंगे और कॉमर्स में करवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करती हूँ, 9 दिन तक होता है तो ठीक है, अदरवाइज कॉमर्स तो है ही, मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगी। मैं बहुत खुश थी उसमें। फिर जब दूसरे तीसरे दिन में गई तो मुझे सब अच्छा लगने लगा, थोड़ा इन्वायरमेंट में सेट हुई, फिर थोड़ी बहुत समझ आने लगी, थोड़ा पता चलने लगा कि कैसे पढ़ना है, और पता चलना कि अब साइंस में तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब डिफरेंट होगा ही 9th 10th से, क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं और बहुत कुछ। देन आई थॉट कि चलो अब ठीक है, तो मैंने दूसरे तीसरे दिन जब घर पे गई तो मैंने बोला कि कुछ कैंसिल करवाने की ज़रूरत है नहीं, सब ठीक है, मुझे सब पसंद आ रहा है, सब अच्छा लगने लगा। देन जून में, मई में स्टार्ट हुआ, तो नहीं, जुलाई में हमारा फर्स्ट मॉक पेपर था। और सर ने बोला कि सब ठीक है, सब रेडी हो, ये संडे को मॉक पेपर है। मैंने बोला हाँ सर मस्त, क्योंकि सर जो नोट्स बना रहे थे तो मैं तो उसमें से पढ़ती थी, मुझे कुछ नहीं पता कैसे पढ़ना है। तो सर ने बोला कितने मार्क्स, तो मैंने कहा फुल मार्क्स। मुझे पता नहीं था, मुझे वो तक पता नहीं था कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। मैंने बोला फुल मार्क्स। सर कहते ठीक है बेटा देख लेंगे। फिर हुआ फर्स्ट मॉक पेपर, पता चला कि 3 घंटे का पेपर होता है, इतनी जड्डी लिफलेट, मतलब इतना जड्डा पेपर होता है, 3 सेक्शंस, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वो होता है, और तुम्हें उन तीनों को 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है। मैं गई, कुछ पता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, कितने मार्क्स का होता है, कितने सेक्शंस, कितने क्वेश्चंस, कैसे पेपर निकलता है, कितने घंटे मिलते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है, तुम्हें सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना होता है, बायो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, कुछ ही नहीं पता था। मैं गई, पेपर दिया, थोड़ा ठीक ठाक गया था, फिर मैं वापस आई घर पे। जब चेक किया तो मेरे बन रहे थे 320 आउट ऑफ 720, मेरे मार्क्स आ रहे थे 320। फिर मुझे काफ़ी रोना आया। बट फिर जब मैं दूसरे दिन क्लास में गई तो मुझे पता चला कि मैं थोड़ा अलग हूँ, अलग तो हुई, बट मेरा थोड़ा मतलब कहानी अलग है, कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी कुछ भी 400 500 जितने मार्क्स बन रहे थे, और 550 प्लस इवन, तो उन सब ने वो फाउंडेशन बैच में थे, मतलब कि ऐसा कुछ होता है कि 9th 10th 11th 12th, अगर ये वाला तुम फाउंडेशन वाले बैच बुक करवा देते हो, एल या आकाश में ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हें वो कुछ बेसिक्स भी पढ़ा देते हैं। अगर तुम्हारा प्री डिसाइडेड हो कि तुम्हें बायो में ही करना है या मैथ्स में ही करना है, तो तुम्हें पहले फाउंडेशन में डालेंगे, तुम्हारा अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें वो एडवांस बैच में डालेंगे, ऐसा कुछ था। मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने ये कर रखा था, तो इसलिए भी उनका थोड़ा बेसिक्स क्लियर था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि काइनेमेटिक्स जब मेरा थोड़ा वीक था, तो मैंने उससे बात की कि तुझे कैसे सब आता है, तो उसने मुझे बोला कि हमें कुछ 10th में उसका बेसिक्स पढ़ाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली जो आई वॉज लैकिंग कि मेरे फैमिली में से कोई भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता, हर हर किसी ने कॉमर्स कर रखा है, हर सब ने, और अगर जिसने भी साइंस कर रखा है उन सब ने मैथ्स लिया है, किसी ने भी बायो नहीं लिया। तो आई एम द फर्स्ट डॉक्टर टू बी इन माई फैमिली, एंड आई एम द फर्स्ट हु टुक बायो एट द टाइम ऑफ 11th, ठीक है। तो इसलिए कोई सपोर्ट, कोई गाइडलाइन, कोई मुझे समझाने वाला कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं जितना भी सीखी हूँ सब खुद सीखी हूँ, मतलब सब एक्सपीरियंस करके सीखी हूँ, अगर ऐसा बोले तो ठीक है, क्योंकि कोई समझाने वाला था नहीं, सपोर्ट फुल था मेरे फैमिली में से, मुझे फुल सपोर्ट था कि मार्क्स नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, तू प्रिपरेशन कर, तेरे से जितना हो सके तू उतना कर, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, मतलब फुल ऑन पीक सपोर्ट था मेरा फैमिली का मुझसे। बट थोड़ा वो क्या ही करते, उन्हें भी कैसे नॉलेज होगा, वो ये फील्ड में है ही नहीं, तो इसलिए ये दो मतलब बड़े रीजंस थे कि मुझे काफ़ी टाइम लगा कि कैसे पढ़ना है एंड ऑल। फिर फर्स्ट में मॉक में 320 आए, काफ़ी रोई। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं मॉड्यूल्स पढ़ती गई, और सिर्फ मॉड्यूल्स, मुझे तो पता भी नहीं था कि एनसीईआरटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने सिर्फ ला के रख दी थी उसको। फिर नेक्स्ट पेपर में मेरे 480 मार्क्स आए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अभी 480 है, नेक्स्ट पेपर में 550, फिर 600, फिर 650, एंड आई एम डन, चलो अब अच्छा है। बट हमने जैसा सोचा है वैसे तो कभी होता नहीं है ना, तो नेक्स्ट पेपर में मेरे फिर से कुछ 450 आसपास मार्क्स आने लगे। बट उसके बाद फिर ये कांस्टेंट था 450, 480, 440, 430, समथिंग लाइक दैट। बट फिर मुझे पता चला कि मैं पूरा मॉड्यूल से पढ़ती गई, बट एट द एंड ऑफ अक्टूबर मुझे पता चला कि मॉड्यूल्स बायो की नहीं पढ़नी होती है,
बायो के लिए तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी होती है। काफ़ी सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे, फिर मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर भी वीडियोस अवेलेबल होता है। तो यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला, मतलब सुना कि वो लोग यही बोल रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, मॉड्यूल्स मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करो एंड और सब। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एनसीईआरटी को ट्राई करते हैं। और एनसीईआरटी फिर मैंने मेरे टीचर से भी कंफर्म किया, मतलब जितनी भी एलएन की फैकल्टीज थी उन्हें भी पूछा कि सर एनसीईआरटी ही पढ़नी है या नहीं। उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि एनसीईआरटी को ही पढ़ो, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। फिर उन्होंने बोल दिया था, आई वॉज वेरी कन्फर्म कि ठीक है वही पढ़ना है। तो लकीली नवंबर दिसंबर में मैंने मॉड्यूल्स साइड में रखी और एनसीईआरटी पर शिफ्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसकी तो एनसीईआरटी मॉड्यूल्स बहुत अच्छे थे, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, थियोरी भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ बायो में था, क्योंकि बायो की जो मॉड्यूल्स थे उसमें थोड़ा डेप्थ में था एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था उसको रीड करने में। एक ही रीडिंग हो पाती थी, वो भी बार-बार, सेकंड रीडिंग तो हो भी नहीं पाती थी। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम था, क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा दिया होता था, इसलिए सिर्फ उसमें प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे जब पता चलने लगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आई शिफ्टेड टू एनसीईआरटी। तो लकीली जब जनवरी में 13 जनवरी को, मुझे अभी याद है, 13 जनवरी को हमारा मॉक पेपर था, क्योंकि 14-15 को उत्तरायण की 2 दिन की छुट्टी थी। तो 13 को एक मॉक पेपर था, मैं पूरा एनसीईआरटी सब कुछ अच्छे से पढ़ के गई थी। आई स्कोर 520। इट्स द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर 11th-12th कि मेरे 500 प्लस मार्क आए हो। सिर्फ एक बार ही आए, बाकी पूरे 2 साल में कभी मेरे 500 के प्लस मार्क्स गए ही नहीं थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट उस टाइम ऐसा मैं कह सकती हूँ कि पेपर बायो का ईजी निकाला था। अगर बायो फिर से मॉड्यूल्स में देता तो फिर नहीं बनने वाले थे मार्क्स। तो वो हुआ, उसके बाद कुछ मुझे सब थोड़ी क्लैरिटी आने लगी, एंड देन 11th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फिर 11th ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद 12th शुरू होने लगा। तो 12th में मुझे काफ़ी कुछ समझ आने लगा, काफ़ी कुछ पता चलने लगा कि तुम्हें नीट क्या है, नीट का पेपर कैसे निकलता है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और क्या क्या चीज़ें मिस्टेक्स नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें समझ आने लगी। और क्योंकि मेरा पूरा पूरा 11th एक्सपेरिमेंट में चला गया कि मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, कोचिंग का टाइम क्या है, मेरी डमी स्कूल थी तो वो कैसे करना है, नो स्टफ। तो ट्वेल्थ में काफ़ी कुछ मुझे समझ आने लगा, और ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स थोड़े स्टेबल आने लगे, 490, 500, 480, 500, 500 प्लस नहीं गए कभी, बट 500 के पास में थी मैं। और उतने मार्क्स स्टेबल होने लगे, 450 से कभी नीचे नहीं गए। बट ट्विस्ट ट्विस्ट ये है कि अराउंड जून जुलाई फिर से वो थोड़ा टीन एज वाला डिस्ट्रैक्शन आने लगा, अट्रैक्शन एंड सोशल मीडिया एंड ऑल स्टफ। क्या करती मैं भी आई ट्राइड अ लॉट कि मुझे नहीं पढ़ना, बट फिर हुँ, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया, ऑलमोस्ट 4-5 महीने जितना, तो दिसंबर तक तो यही सब चलने लगा। बट जनवरी में आई गॉट ऑफ एवरीथिंग, सारा सोशल मीडिया जितने भी स्नैप, इंस्टा, सब आई डिलीटेड एवरीथिंग। आई जस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग फ्रॉम माय फ़ोन। फिर फ़ोन तो था ही नहीं मेरे पास सिर्फ टैबलेट था और मम्मी का फ़ोन था। फ़ोन तो मुझे दिया ही नहीं था पापा ने, कि 12th के बाद ही कॉलेज में ही सीधा मिलेगा, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर जनवरी में मुझे पता चला कि अब बहुत लेट हो चुका है, और अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है। तो फिर ना 11th ठीक से याद था, ना 12th ठीक से याद था, तो थोड़ा बहुत आई स्टार्टेड रिवाइजिंग 11th, क्योंकि पहले मैंने वो चैप्टर्स किए जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। तो मतलब ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो तुम्हें थोड़े ठीक ठाक आते होते हैं, कितने होते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से आते होते हैं, बट कितने चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें पूरा याद ही ना हो, कुछ भी याद ना हो, 11th में भी तुम्हें कुछ ना आता हो, और तुम्हें पूरा जितने भी 100% तुम्हें 12th में ही देना होता है। तो कितने चैप्टर्स ऐसे थे, तो मैंने पूरा लिस्ट बनाई कैसे पढ़ना है क्या वो। फिर उसमें फेब्रुआरी आ गया, और फेब में मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, एंड तो यार एंगेजमेंट मेरे फैमिली का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फंक्शन है यार, शादी एंगेजमेंट ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है, राइट। और उसमें भी ये था कि मेरे जीजू जो है वो यूएसए के हैं, तो वो सिर्फ 20 दिन के लिए आए थे यहाँ पर। तो अब 20 दिन के लिए कोई इंसान आया होता है, तुमने पहले सिर्फ इसी पर बात की होती है, तो तुम्हें ऐसा तो हो कि थोड़े थोड़े टाइम उनके साथ बैठे, और इतना बड़ा मेजर फंक्शन था, तो सारी प्रिपरेशंस, सारे मतलब डिसीजन कि कहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी सारे रिलेटिव्स घर पे आए, बाहर जाए, ये सब चलता रहता था। हाँ, फेब्रुआरी मेरा पूरा उसमें चला गया। फिर आया मार्च। मार्च में आए 12th के बोर्ड्स, तो 15 दिन तो बोर्ड्स की
प्रिपरेशन में बोर्ड्स की पेपर सॉल्व किए, क्योंकि आई बिलोंग टू गुजरात। तो जीएससीबी के जितने भी पूरे मतलब 2-3 साल पुराने जितने भी पेपर्स थे, उससे भी ज़्यादा शायद मैंने देखे थे सॉल्व, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, सिलेबस भी उतना बाकी था तो वो सारे देखे। अब अदर ट्विस्ट, मेरे पास सिर्फ मार्च के 15 दिन बाकी हैं, अप्रैल पूरा है, और सिर्फ मई के 2-3 दिन मैं कह सकती हूँ, बिकॉज 5 मई को तो मेरी एग्ज़ाम थी इसलिए। तो ये सिर्फ इतना टाइम मेरे पास बाकी था, और मेरे पास काफ़ी सारा रिवीजन के लिए बैकलॉग था, काफ़ी सारा ऐसा था जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और बीच बीच में जो वो हॉन्ट कर रहा था वो था मॉक पेपर। एक तो मेरा सिलेबस पूरा बाकी नहीं है, ऊपर से बैकलॉग इतना ज़्यादा है, ना रिवीजन हो पा रहा है ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, ऊपर से ये लोग मॉक पेपर दे रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में हर हफ्ते शायद 2 या 3 मॉक पेपर जितने होते, 2 तो होते थे, हाँ 3 नहीं 2 मॉक पेपर हर वीक होते थे मेरे। अब इतना सारा कुछ था कि मेरे जितने मार्क्स बन रहे थे उससे भी ज़्यादा कम होने लगे, उससे भी नीचे आने लगे मेरे मार्क्स। बट द मेन थिंग टू कोप विथ योर बैकलॉग एंड जो भी तुम्हारा बचा कुचा रिवीजन है बाकी है, इसकी प्लीज़ हिम्मत मत हारो, तुमसे हो जाएगा पक्का हो जाएगा। बट अगर तुमने गिव अप कर दिया, ये 1 मंथ इज़ द मोस्ट ट्विस्टिंग, इज़ द मोस्ट टाइम चेंजिंग, इज़ एवरीथिंग। अगर ये अप्रैल मार्च अगर तुमने हैंडल कर लिया तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि इतने मेहनत की मैंने, हारने के लिए तो बिल्कुल नहीं की थी। तो और आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन माई एंटायर ब्लड लाइन, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ठीक है। तो आई हैव फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली कि तू सिर्फ पढ़ती रहे, तू मार्क्स का मत सोच, जो भी होगा देखा जाएगा, जो फ्यूचर की मत सोच, बस तू पढ़ती रहे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पढ़ती गई एंड मॉक पेपर थे, आई डिडंट इग्नोर मॉक पेपर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मॉक पेपर नहीं दूंगी तो काफ़ी सारे मेरे कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही मिस हो जाएंगे, एंड मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो कुछ पढ़ा है उसमें से तो आएगा मुझे। तो फिर आप पूरा मतलब लिस्ट बनाए क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं कैसे नहीं पढ़ने, पूरा वन शॉट देखना शुरू कर दिया, जितने भी चैप्टर्स नहीं आते नोट्स बनाई, आई मीन फॉर्मूलाज वो नोट्स बनाई, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। सिर्फ बायो में मेरा थोड़ा लैक हो गया, क्योंकि बायो में मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ती गई एंड डन, चैप्टर पढ़ती गई एंड डन, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इतना फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बाकी था कि बायो को मैंने थोड़ा बोला कि भाई साइड में प्लीज़, सॉरी, इसलिए ऐसा करती गई। फिर 30th अप्रैल को भी बहुत ट्विस्टिंग है। 30th अप्रैल को मैं इतनी गंदी वाली बीमार हो गई, आँख में से पानी, नाक में से पानी, इतना तेज़ बुखार चढ़ गया, और पूरा बॉडी पेन एकदम नेक्स्ट लेवल का, ओजी लेवल का बॉडी पेन हो रहा था। बट फिर मुझे लगा कि 30th अप्रैल है, सिर्फ 5 दिन है मेरे पास, फिर तो मैं हार नहीं सकती। 5 दिन में जितना हो सके मुझे उतना कंप्लीट करना है बस। रिवीजन तो मेरा शायद नहीं हो पाया था 30th अप्रैल तक, बट ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस मैंने कवर कर दिया था। बट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम का नहीं हुआ था, फर्स्ट सेकेंड टाइम वो तो बाकी था। पहले पहले जितना भी हो सके वो एकदम, और पहली बार ही मैंने ऐसा किया कि दूसरी बार मतलब सिर्फ देखूँ तो भी मुझे याद आ जाए, पहली बार में मैंने एकदम अच्छे से प्रेप कर दी थी। फिर सेकेंड मे को मैं ठीक हो गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला था अगर मुझे नींद आई ना तो आप देख लेना। तो मैंने वो पूरे दिन तो मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, सिर्फ रात को सोते वक्त मैं लेती थी, बिकॉज शायद मुझे नींद आ जाए तो फिर पूरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो लूँगी अगर मेरा पूरा एक दिन भी चला गया तो मुझे ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था। तो सेकेंड मे तक आई वॉज ऑल वेल, बस आई वॉज होपिंग कि बस अब 2 दिन बाकी, क्योंकि 5th मे को तो मेरी एग्ज़ाम थी। आई वॉज होपिंग कि मेरा पेपर अच्छा जाए, एंड 4th मे को मैंने ओवरऑल सारा जितना भी सिलेबस था सारा पूरा रिवाइज कर दिया, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो मेरा रह ही गया। फिर हम लोग को सेंटर, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी जो भी स्कूल थी वो मेरे पापा को पता था कि ये स्कूल कहाँ है, तो मुझे वो एक टेंशन मेरा निकल गया कि टेस्ट सेंटर कहाँ है वो पता ही नहीं है, तो अगले दिन वो देखने जाना पड़ेगा, और तो वो सबसे अच्छी बात यही थी। फिर हम लोग जब गाड़ी में जा रहे थे तो तब भी मैं तो पढ़ ही रही थी, मेरी मम्मी ने बोला, और इतनी एंग्जाइटी, मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, मैं वो दिन भी रोई थी जब मुझे सब ऑल द बेस्ट कह रहे थे, वो दिन भी मैं काफ़ी रोई। बट सुबह सुबह बट मुझे था कि सिर्फ ये 3 घंटे मुझे हैंडल करना है, रेस्ट एवरीथिंग भगवान देख लेंगे। तो जैसे जैसे करके गाड़ी में मैं जितना हो सकता था वो उतना मैंने कार में पढ़ा। उसके बाद फिर सेंटर पहुंच गए, कुछ 12 के आसपास मैं सेंटर में पहुंच गई थी, क्योंकि 2 बजे का पेपर था, 2 to 5। तो 12 बजे के आसपास मैं पहुंच गई थी, सारा कुछ स्क्रीनिंग हॉल वो हॉलोग्राम सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद आई वॉज होपिंग कि सब पूरा पेपर अच्छा जाए।
जब पेपर आया बायो का, मेरा बायो इजी था, मेरे टाइम पर बायो इजी था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी कम की, क्योंकि थोड़ा टाइम मॉडल्स में चला गया, फिर थोड़ा टाइम डिस्ट्रैक्शन में ये वो और तो उसमें बायो की प्रिपरेशन मुझे थोड़ी कम, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा। केमिस्ट्री इतना अच्छा गया था कि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो भी आता था बट छोड़ा, क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट में से था, और मोल कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा पहले से वीक ही था। तो और मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से भी थे। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँ ना केमिस्ट्री में, तो वो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे से किसी को नहीं आता था, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा गया। फिजिक्स भी ऑलमोस्ट आई अटेम्प्ट समथिंग अबाउट 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, तो वो मैंने छोड़ दिया कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए उससे अच्छा कि ज़ीरो मार्क्स आए ना, नेगेटिव नहीं चाहिए मेरे को। फिर जैसे तैसे करके पूरा पेपर बहुत अच्छे से गया मेरा। और बायो में सिर्फ थोड़े क्वेश्चन मुझे नहीं आए, बट आई ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड एवरीथिंग, जितना भी मुझे आता था। 5 एक क्वेश्चन से शायद मैंने लीव किए होंगे, वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट ओवरऑल मेरा पेपर तीनों सेक्शन का बहुत अच्छा गया था। जैसा मैंने प्रिपरेशन की थी पूरे 2 साल में, उससे बहुत अच्छा गया था मेरा। एंड आई कुड से दैट इट वॉज वन ऑफ द माई बेस्ट मॉक पेपर आई हैव एवर गिव। फिर एक महीना वैकेशन था, फिर जून 14 को रिजल्ट आने वाला था, उसकी जगह 4 जून को आ गया। एंड आई स्कोर्ड 591 मार्क्स एंड आई वॉज सो डैम हैप्पी कि भाई मेरे कभी भी कोई भी मॉक पेपर में 400 से 500 से प्लस नहीं आया, और ये पहली बार मेरे 591, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मार्क रह गए। ऑलमोस्ट आई टच्ड 600, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ऑन द बॉर्डर ऑफ 600। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बट जैसे मैंने मार्क्स देखे, मैं फटाफट मंदिर में गई, आई थैंक गॉड कि बहुत अच्छा मार्क्स है, थैंक यू वेरी मच। बट 1 घंटे के बाद मुझे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका था, सारे स्कैम्स हो चुके थे, सबको पेपर पता चल गया था, काफ़ी सारे को पेपर रटवा दिया, आंसर रटवा दिया था कि इसका आंसर ये है वो है। तो मुझे फिर से थोड़ा डिप्रेशन जैसा होने लगा कि ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती उससे पहले दूसरी चालू होती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती उसके पहले तीसरी चालू हो जाती है। फिर ये सब हुआ, क्योंकि और हमारे वक्त देयर वर आई गेस 56 कि उससे भी ज़्यादा, आउट ऑफ 56 टॉप फर्स्ट, 56 या ऐसा कुछ है जिसके 720 में से 720 या 700 प्लस मार्क्स, 56। कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा कट ऑफ कभी जा सकता है? मतलब सारे इतना ज़्यादा मुझे वो हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जैसे तैसे करके वो काउंसलिंग का प्रोसेस किया, एंड पहले मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रखी, बट उसमें कोई किसी भी नहीं हुआ, फिर सेमी गवर्नमेंट उसमें भी नहीं हुआ। देन सेकेंड राउंड में मुझे पता चला कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, अपने लिमिट के बाहर है ये। इसलिए आई ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेज। वो भी मैंने पापा से बात की, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर वो भी नहीं रखते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। और बट प्रॉब्लम ये था कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, इतना ज़्यादा लेवल का डिप्रेशन हो चुका था, क्योंकि अब गैप भी काफ़ी थी ना। 5th मई को मैंने एग्ज़ाम दी, तो मई, जून, जुलाई, जुलाई में जून में आया, तो 2 महीने मेरे ऑलरेडी गैप थे। फिर जुलाई अगस्त में पता चलने लगा कि इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगी मुझे। तो फिर मेरा कोई वो ही नहीं था, माइंडसेट ही नहीं था, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं रेडी नहीं थी ड्रॉप के लिए, तो मैंने वो उसके लिए तो पूरा मना कर दिया था। अगर आपको, मैं पापा को बोला कि पढ़ना है तो प्राइवेट कॉलेज में, वरना फिर ड्रॉप तो मैं नहीं ले पाऊँगी, फिर आपको जो करना है मुझे बाहर भेजना है बाहर भेज दो, बट ड्रॉप तो नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर काफ़ी सारे रिलेटिव्स के साथ बात की, सबने सपोर्ट किया कि नहीं जितनी भी फीस होगी हम कुछ ना कर कुछ करके सेटिंग कर लेंगे। फिर पापा ने भी बोला कि नहीं, आई विल बी पेइंग ऑल ऑफ द एंटायर फीस, एंड मेन प्रॉब्लम इज़ कि मैं जनरल कैटेगरी में से हूँ, तो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। फिर ये सब हुआ, एंड देन सितंबर 14 को आई जॉइन माय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एंड देन थिंग्स आर वेरी गुड। उतनी भी अच्छी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बट दिस वॉज ऑल अबाउट माई एंटायर 2 years ऑफ नीट जर्नी। तो काफ़ी सारा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि तुम थोड़ा रिलेशनशिप में मत आओ, मतलब डिस्ट्रैक्शन वो सब, और सोशल मीडिया ये जैसी चीज़ों में प्लीज़ मत आओ, जो मैंने मेरे 10 मिस्टेक्स वाले में भी यही मैंने इन्फॉर्म किया था। सेकेंडली, सबका रिवीजन नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ था, मेरा कहाँ हुआ था, सबका बैकलॉग होता है, सबका, किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सबका यही प्रॉब्लम होता है, टॉपर्स का भी मोस्टली यही होता है। बट मेन चीज़ ये कि तुम कंसिस्टेंसी रखो, सब हो जाएगा। अगर तुमने हिम्मत हारी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर तुम डटे हुए, तुम करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, तुम जुड़े रहे कि नहीं मुझे
2 साल या 3 साल वॉट एवर मेहनत की है तो वेस्ट तो नहीं जाने देनी। तो प्लीज़ बिलीव योर सेल्फ। अगर मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ एंड जस्ट प्रे गॉड कि सब अच्छा हो जाए, ठीक है। बट ये 2-3 चीज़ें अवॉइड करो और मॉक पेपर दो, प्लीज़ मॉक पेपर दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल थी एंड आई ऑल्सो गिव जस्ट 12 to 15 मॉक पेपर ही मैं दे पाई थी बिकॉज जस्ट इज लाइक ऑफ रिविजन एंड ऑल स्टफ। बट ओवरऑल सब अच्छा हुआ, फ्यूचर भी सब अच्छा है, तो तुम फ्यूचर का भी उतना मत सोचो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो एंड थिंग्स आर ऑल गुड। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप तुम्हारा नीट बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, ठीक है। एंड टेक केयर, गुड बाय।